कि पता नहीं ज़िंदगी वफा करती है या नहीं करती, कभी मौका मिलता है या नहीं मिलता। जी जी। तो मेरा भी ये नहीं है। ट्रामा सेंटर हमने इसी THQ में मंजूर करवाया। माशाल्लाह। उसके बाद फ्लाई ओवर ब्रिज है आपके सामने GT रोड पे, जो एक ही ब्रिज जो है वो रेलवे लाइन को भी क्रॉस करेगा और उसके बाद GT रोड को भी क्रॉस करेगा, टूवर्ड्स मंडी बहुद्दीन को भी वो जाएगा, वो लिंक करेगा। अच्छा सर, कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो आपने सराय आलमगीर और स्पेशली हल्का PP28 में जो हैं वो किए हैं, और किस मुज़ाकरात की बात पर आपको क्या लगता है, कोई मुज़ाकरात होने के चांसेस हैं या नहीं? ये शायद CPAC का जी मंसूबा जी है। बिल्कुल, अपोजिशन की तरफ से होगा भाई, चलें ठीक है उनकी नज़र में। अगर CPAC का मंसूबा है तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ उनके लिए। जी जी। एक वाकई से बंदे ने मुझे सवाल किया, उन्होंने कहा जी आपको याद नहीं है कि इससे पहले साहब जो वज़ीर आला रहे हैं, लोगों की ये कह लें कि जो मीडिया पे कुछ तनकीद करते हैं या बात करते हैं, जी जी। वो खामखा गैर तस्दीक शुदा बातों का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता। लेकिन आप मुझे कोई भी कैंडिडेट मेरे आस पास भी नज़र नहीं आता आगे जाएंगे कि उन्हें पता है कि आने वाले इलेक्शन में उन्होंने शिकस्त खानी है, वो 3 महीने बाद कराएं, 4 महीने बाद कराएं या इसी 14 को कराएं। आपके मदे मुकाबिल जमात इस्लामी के भी कैंडिडेट हैं, न्यू कमर हैं, इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के भी हैं। मुस्लिम लीग नून ने तो खैर अभी तक अखलाकियात की मैं समझता हूँ कि ये दहियाँ उड़ाई जा रही हैं और अभी शायद वो हिस्ट्री गवाह है। हम इलेक्शन लड़ना भी जानते हैं तो हम इलेक्शन जीतना भी जानते हैं। तो ये अरशद का साथ दें या ना दें, आपकी पसंद हो या ना पसंद हो, वो आपकी अपनी जगह पे है, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कर सकता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि इज़्ज़त, शोहरत और दौलत ऐसी अतात हैं जो हर इंसान को नसीब नहीं होती, और अगर किसी इंसान को मिलती हैं तो वो उनका ख़ानदानी लेगेसी के साथ साथ अल्लाह पाक की तरफ से एक ख़ास नाम और करम होता है। और यही नाम करम सराय आलमगीर की एक मारूफ शख्सियत, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मोहम्मद फ़ारूक चौधरी साहब थे जो शहीद जमहूरियत थे। और अगर हम बात करें उनकी तो उन्होंने वही बानी थे सराय आलमगीर तहसील के, और उन्होंने बहुत खिदमात पेश की अपने इलाके के लिए, अपने हलके के लिए, और उसी लेगेसी को लेकर चले हैं चौधरी मोहम्मद अरशद एडवोकेट साहब, जो MPA PTI से मुंतखब हुए। उसके बाद अभी फिर से नामज़द किया गया है उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। ये वफ़ाओं का सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। चौधरी साहब ने अपनी खिदमात में 35 ईयर्स का जो उनका सियासी करियर है पीछे, उनके बाई से लेकर उनके ख़ानदान से लेकर, उसको नभाते हुए बहुत ज़्यादा खिदमात जो हैं सराय आलमगीर के लिए और हल्का PP28 के लिए जो हैं उन्होंने की हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त अपोजिशन में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, उसके वो उम्मीदवार हैं, किस तरह से कैंपेन उनको नज़र आती है। और साथ हम बात करेंगे मुज़ाकरात पर कि अपोजिशन के गवर्नमेंट के साथ जो मुज़ाकरात तय पाने थे उस पर क्या वजह बनी। चौधरी बरादरान का PTI में ज़म करने से PTI के जो अपने नज़रियाती रहनुमा हैं, कारकुन हैं, उनके साथ कैसा जो है बर्ताव किया जाएगा, स्पेशली जब बात इलेक्शन की आए तो क्या जितने भी ऐसे नज़रियाती लोग हैं उनको क्या टिकट्स के मामले में कैसे जो है उनके साथ ट्रीट किया जाएगा। तो आइए चौधरी मोहम्मद अरशद एडवोकेट साहब से आपकी बात भी करवाते हैं और साथ राय भी लेते हैं सवालात पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका और आपकी GM मीडिया टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग आए जी और मेरे ख्यालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ क्योंकि आपने बहुत सारे सवाल अपने तरफी बातों में ही कर दिए, तो मैं समझता हूँ मैं लास्ट से ही चलूँगा। आपसे लास्ट में जो आपने काफली के हवाले से बात की है, जो परवेज़ साहब के हवाले से बात की है कि वो PTI में ज़म हो चुके हैं, तो आइंदा आने वाले इलेक्शन के हवाले से PTI के लोग उनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे, कैसा बर्ताव नहीं करेंगे। एक बात तो आपके जहन में होनी चाहिए कि PTI का वर्कर जो है ना, जी वो खान का होता है, ठीक है, तो खान के फैसले को वो हरफ़े आखिर समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि मैं PTI से बिलोंग करता हूँ। पिछला इलेक्शन भी मैंने PTI से लड़ा और इस बार भी हम PTI के टिकट होल्डर हैं, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लेकिन अगर मैं अपनी जगह पे अपना ही कोई बेटा खड़ा कर देता हूँ तो डेफिनेटली थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ता है। एग्जैक्टली। वो ट्रांसफ़र जो होता है ना, वो थोड़ा सा मेहनत तलब काम होता है। इसलिए मैं ये कहूँ कि 200% PTI का वोट जो है वो सारे का सारा कन्वर्ट हो जाएगा जो परवेज़ भाई की तरफ, तो बिल्कुल एक बात मैं कर सकूँ कि वोट ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन 100%
वोट की जो सपोर्ट होती है साथ, जी 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 उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। वो क्योंकि हर इलाके के जो शख्सियात है वो पसंद नापसंद की शख्सियात भी होती हैं, बिल्कुल सही। उस हवाले से सपोर्ट के हवाले से फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन हमें तो खान का हुक्म है, अगर खान ने टिकट देता है हमारे हल्के से किसी भी सीट पे, तो हम इंशाल्लाह उनकी सपोर्ट करेंगे। और रही बात हमारे साबका हवाले से कि हमने PTI का इलेक्शन लड़ा, आगे हम PTI का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, लोगों की खिदमत क्या की हैं, क्या हम करने जा रहे हैं, जी जी तो अल्लाह ताला की मेहरबानी है। बहुत से मनसूबे हम लेके आए हैं अपने इलाके में, और मेरी तवज्जो गली नालियों से हट के थोड़ी सी ज़्यादा मैंने रखी है मेगा प्रोजेक्ट्स की तरफ, कि पता नहीं ज़िंदगी वफा करती है या नहीं करती, कभी मौका मिलता है या नहीं मिलता। जी जी तो मेरा विजन ये था कि आने वाली नस्लों के लिए जो मंसूबे बेहतर तौर पे काम आ सके, रहती दुनिया तक शायद वो चलते रहेंगे, कि ऐसे कोई मंसूबे लेके आएँ, तो वो हम लेके आए, ताकि इंशाल्लाह आगे हमारी आने वाली नस्लें जो है उनसे इस्तेफादा हासिल कर सकें। बिल्कुल सही। जो सब कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो आपने सराय आलमगीर और स्पेशली हल्का PP28 में जो हैं वो किए हैं, और किस पर काम जारी हो सारी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मंसूबे गिनवाना तो बहुत बड़ी मुश्किल सा काम है। जी जी लेकिन मैं समझता हूँ गलियों नालियों और लिंक्स रोड्स के अलावा हट के जब मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करें तो 2-3 मंसूबे जो हैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स में आते हैं। सबसे पहले ट्रामा सेंटर आता है, फारूक शहीद ट्रामा सेंटर हमने इसी THQ में मंजूर करवाया। माशाल्लाह। उसके बाद ये फ्लाईओवर ब्रिज है आपके सामने GT रोड पे, जो एक ही ब्रिज जो है वो रेलवे लाइन को भी क्रॉस करेगा और उसके बाद GT रोड को भी क्रॉस करेगा, टूवर्ड्स मंडी बहुद्दीन को भी वो जाएगा, वो लिंक करेगा। इसी तरह इस्लामाबाद की तरफ जाने वाली ट्रैफिक को भी वो सहूलत पहुंचाएगा, और लाहौर जाने वाली ट्रैफिक के लिए भी वो इजी रहेगा। एक मेरा मेगा प्रोजेक्ट में वो है। और उसके बाद हमने ड्यूल कैरेज मंडी बहुद्दीन से सराय आलमगीर तक बनवाई है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मैं ये बात भी थोड़ी सी ऐड करता चलूँ, क्योंकि मैं आम लोगों की ये कह लें कि जो मीडिया पे कुछ तनकीद करते हैं या बात करते हैं, वो खामखा गैर तस्दीक शुदा बातों का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता। लेकिन आप क्योंकि इंटरव्यू कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं ये क्लियर करता चला जाऊँ कि बाद लोग कहते हैं कि ये शायद CPAC का मंसूबा है। जी बिल्कुल, अपोजिशन की तरफ से होगा भाई, चलें ठीक है, उनकी नज़र में अगर CPAC का मंसूबा है तो मैं उनसे सिर्फ एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ उनके लिए कि कहीं पे CPAC की कोई लेटर, कोई बोर्ड लगा हुआ दिखा दें। मेरा ख्याल है अगर वो पढ़े लिखे हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, और कम से कम अगर उर्दू पढ़ना जानते हैं, तो ये सामने ब्रिज के साथ ही जहाँ पे रोड शुरू हो रही है वहाँ पे इस मंसूबे का बोर्ड लगा हुआ है, और वो पढ़ने में किस डिपार्टमेंट का मंसूबा है उन्हें खुद समझ चल जाएगी कि ये CPAC का मंसूबा है या किसी और डिपार्टमेंट का। ये नेशनल हाईवे का मंसूबा है, ठीक है जी, ये प्योरली इमरान खान की गवर्नमेंट का मंसूबा है, इसमें CPAC का कोई कोई तल्लुक नहीं। बिल्कुल सही, बहुत बजा फरमाया आपने। अच्छा सब, जिस तरह से अपोजिशन सारी जो है मज़ाकरात की तरफ जा रही थी, PDM के साथ मज़ाकरात की तरफ खान साहब ने भी पहला कदम बढ़ाया था, मज़ाकरात की बात पर आपको क्या लगता है, कोई मज़ाकरात होने के चांसेस हैं या नहीं? देखिए, मज़ाकरात तो एक किस्म के चल रहे हैं, इन बिटवीन बेशक चल रहे हैं, दरमियानी रास्ता निकाला जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन साफ साफ है कि मैं ये कह सकता हूँ कि दोनों तरफ से कुछ शराइत ऐसी हैं कि एक फ्रीक तो मानने को तैयार ही नहीं है, कतई तौर पे उसने माननी भी नहीं है, जो मेरा विजन है उसके मुताबिक उन्होंने माननी ही नहीं है। तो जब एक फ्रीक इस बात पे हो कि हमने ये बात तय ही नहीं करनी, तो अब कोई भी शराइत रख लें वो कोई मायने नहीं रखती उसके लिए, क्योंकि मुझे ये लगता है वो हर हाल में दुनिया इधर की उधर हो जाए। वो चाहते हैं कि वो बजट भी बना के जाएँ, और ऐसा बजट बना के जाएँ कि उन्हें पता है कि आने वाले इलेक्शन में उन्होंने शिकस्त खानी है, वो 3 महीने बाद कराएं, 4 महीने बाद कराएं या इसी 14 को कराएं। जब भी वो इलेक्शन कराएंगे उन्होंने शिकस्त खानी है, इमरान खान ने आना है, तो वो सारी प्लानिंग उनकी एक ही है, एक 1 पॉइंट एजेंडा मैं कह सकता हूँ। वो प्लानिंग क्या है कि आने वाली गवर्नमेंट जब इमरान खान की होगी तो उसके लिए कितने कांटे वो बो सकते हैं। बिल्कुल सही, ये उनका वो चाहते हैं कि अभी से हम जो है अपना सारा प्लान एग्जीक्यूट करके जाएं। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से जुडिशरी अगर देखा जाए तो अदालती निज़ाम हमारे लिए बड़ा अहमियत का हामिल है, और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन होना ज़रूरी थे, अनफॉर्चुनेटली ना हुए। अदालत ने फैसला दिया कि होने चाहिए। किस हद तक जो है गवर्नमेंट इसको मानती हुई दिखाई देती है आपको? पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये पसंद ही नहीं करता कि
हमारे अदारे जो है ना वो 75 ईयर से किसी न किसी बहाने से उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है, किसी न किसी हवाले से उनके सियासत पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व किया जा रहा है। एग्जैक्टली। और इसी तरह आपने बात अदालती निज़ाम की तो मैं समझता हूँ कि अदालती निज़ाम के हवाले से हम इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि उसकी बेहतरी के लिए बहुत कुछ करने को मौजूद है, जो बेहतरी के लिए करना चाहिए हम कर नहीं पा रहे, लेकिन उस पर तनकीद करना मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है। इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जब बात आप करते हैं, लॉ एंड कानून की बात करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है और उस पर अगर कोई भी, खा वो आम शख्स हो, वो गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट का कोई अदारा हो, उस पर अमल दरामद नहीं करता तो इससे बड़ी लाकानूनीयत और कोई नहीं है। सर, जिस तरह से इमरान खान साहब के घर पर अटैक हुआ, जिस तरह से एक सियासी इंतकाम लिया गया, इसी तरह से परवेज़ इलाही साहब के घर पर कुंजाड़ी हाउस हो, गुजरात में, लाहौर में घर हो, कहीं भी तो एक बड़ी अजीब सा तरीके के साथ घर को जो है वो घर की दीवार फलांग कर अंदर जाया जाता है। आप इस मामले की किस हद तक मजम्मत करते हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, इस मामले की मजम्मत पुरशदीद अल्फाज में मैं करना चाहूँगा, जिसके लिए अल्फाज भी शायद नहीं है। जी जी। ये बड़ी अजीब सी सियासत है, बड़े निचले लेवल की पे सियासत आ चुकी है, अखलाकियात की। मैं समझता हूँ कि ये दजियाँ उड़ाई जा रही हैं और अभी शायद वो ठीक है, मीडिया की खबर ज़रूरी नहीं है कि सारी सोशल मीडिया की खबरें सच्ची भी हों, लेकिन जो मेरे नॉलेज में आ रहा है अभी तो गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि जितने भी टिकट होल्डर इस वक्त तक हो चुके हैं उनके खिलाफ पर्चे दिए जाएं। जी बिल्कुल ऐसे। जो उम्मीदवार हैं टिकट हासिल करने के, उनके खिलाफ भी पर्चे दिए जाएं। जो आपके नाज़मीन वगैरह या काउंसलर्स हैं या जो भी आपके सरकर्दा लोग हैं पीटीआई के, उन सब के खिलाफ पर्चे दिए जाएं। तो मैंने किसी जगह पे बैठे हुए सवाल किया, यार इतने लोगों के, हज़ारों लोगों के खिलाफ पर्चे देंगे किस बात के? तो आगे से बंदे ने मुझे सवाल किया, उन्होंने कहा जी आपको याद नहीं है कि इससे पहले साहब जो वज़ीर आला रहे हैं या वज़ीर आज़म रहे हैं, तो अगर उनके ख़िलाफ़ साबुन चोरी के और भैंसों के चोरी के पर्चे हो सकते हैं कि तो आप लोगों के ख़िलाफ़ नहीं हो सकते। बिल्कुल। सर, हल्के की तरफ आते हैं और PP28 का हल्का जो है, इसमें आपके मदे मुकाबिल जमात इस्लामी के भी कैंडिडेट हैं, न्यू कमर हैं, इसी तरह से मुस्लिम लीग नून के भी हैं। मुस्लिम लीग नून ने तो खैर अभी तक अपनी टिकट्स जो हैं वो भी फ़ाइनल नहीं की। मुकाबला आपको किसी शख्सियत के साथ नज़र आता है, किसी एंगल से भी? देखें, मैं ये समझता हूँ काला वोट पाकिस्तान अगर बात की जाए ना जी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जैक्टली। मुझे तो इमरान खान के साथ किसी का कोई मुकाबला नज़र नहीं आता। तो मैं नहीं समझता कि जब मैं इमरान खान की पार्टी का टिकट होल्डर हूँ तो फिर वो मुकाबला सिर्फ मेरे साथ है, वो इमरान खान के साथ मुकाबला है। और अगर आप ये समझते हैं कि किसी उम्मीदवार का मुकाबला इमरान खान के साथ है तो वो नहीं है। और इंशाल्लाह हिस्ट्री गवाह है कि हम इलेक्शन लड़ना भी जानते हैं, तो हम इलेक्शन जीतना भी जानते हैं और इंशाल्लाह क्रेडिबिलिटी के साथ जीतेंगे। बिल्कुल। सर, अगर हम सियासी नुक्ता नज़र से देखें तो गुजरात की सियासत में एक अजीब सा बौछार है और मैं समझती हूँ कि हर कोई सिर्फ सियासी इंतकाम की तरफ जा रहा है। देखें, अभी मैं हल्के में था और हल्के में बैठ के साथ साथ जब आप जाते हैं किसी गमी खुशी पे जाते हैं तो बैठते हैं तो साथियों के साथ तो डिस्कशन ये होती है। जी जी। लोग बिल्कुल तैयार हैं, लोग ये समझते हैं कि ये खामखा के इंतकाम लिए जा रहे हैं और ऐसे इंतकाम या ऐसे पर्चे या ऐसी पुलिस गर्दी जो है उससे मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट कुछ गेन करने जा रही है, बल्कि उल्टा गवर्नमेंट का नुकसान होने जा रहा है। वक्ती तौर पे ये भी होता है कि कोई पर्चा देने से या इंतकामी कार्रवाई करने से लोग थोड़े से सहम जाते हैं, लेकिन अंदर से वो हमेशा उनके खिलाफ होते हैं और हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ इसका नुकसान नून लीग को हो रहा है जी जी। और बेनिफिट पीटीआई उठा रही है। बिल्कुल सही। सर, हल्का PP28 की अगर बात करें तो जिस तरह से हकीकी आज़ादी ये मार्च का नारा है इमरान खान साहब का और लोगों को बड़ी मोटिवेशन भी मिली है, अवेयरनेस भी काफ़ी हद तक आई है, कितनी हद तक सच्चाई नज़र आती है? सर, सराय आलमगीर के लोगों से आप मिले हैं, अपने हल्का PP28 के लोगों के पास आप जाते हैं, कितनी हद तक लोगों का माइंड जो है वो चेंज हो चुका है? देखें, ये सिर्फ लोगों का माइंड चेंज करने की जब बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि खान साहब की सियासत ने, जी जी, खान साहब की इतनी कंपेन और इतना वक्त लोगों को देने के हवाले से उसका रिज़ल्ट क्या निकला है कि अब हर घर में हर वोटर जो है वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है, अपनी जमहूरियत है उसकी। और एक घर में आपको वो शायद मुख्तलिफ वोटर भी मिल सकते हैं, यहाँ तक बात आ गई है। अब वो बात ख़त्म हो गई है किसी एक फैमिली वाली कि एक फैमिली का हेड जो है वो फैसला करता था तो बाकी सारे उसके पीछे होते थे।
लेकिन ये खान ने अगर भी तब्दीली लाई है तो ये किसके हक़ में जाएगी? डेफिनेटली खान के हक़ में जा रही है। और हल्का PP28 मेरा हल्का जो है, जिसमें सबका हल्का जो है कुछ चेंज हुआ है, उसमें मेरा हल्का जो शामिल हुआ है, कुछ हल्का नया शामिल हुआ है, कुछ हल्का ऐसा भी है जिससे इससे पहले मैं 2013 में भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, 2008 में भी इलेक्शन लड़ा हुआ है, वो भी हल्का शामिल हुआ है। और अब इस वक्त तक ये कह लें कि मेरी एक रूटीन की कंपेन है, जो इलेक्शन की कंपेन होती है वो फुल फ्लेज आप निकल पड़ते हैं, वैसी कंपेन तो शुरू नहीं की, लेकिन देहातों में गमी खुशी पे या वैसे आना जाना, दोस्तों से मिलना, वो तो जारी रखा हुआ है। उसके मुताबिक जो फीडबैक आ रही है तो मैं ये समझता हूँ कि मुझे कोई भी कैंडिडेट मेरे आस-पास भी नज़र नहीं आता। जैसे अगर हम सियासी नुक्ता नज़र से देखें तो मैशत की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी मैशत की, तो बड़ी PDM की तरफ से एक नारा था कि हम आएंगे और मुल्क बचाएंगे, ये न तजर्बाकार हैं, सब कुछ हैं, PDM की तरफ से ये कहा जाता था। किस हद तक ये मुल्क की मैशत को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं? बात आपकी बिल्कुल ठीक है, ये समझ से बाहर है बातें कि आने से पहले जो नारे दिए जाते हैं फिर उस पर अमल दरामद नहीं होता। मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी PTI पे भी तनकीद करूँगा, क्योंकि तनकीद करने से ही बातें जो हैं वो संवरती हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब PTI की गवर्नमेंट आई तो उससे पहले भी हमें भी ये था कि PTI की तरफ से भी शायद कोई बहुत सारे बेहतरी के अहकाम जारी किए जाएंगे। वो शायद उस हद तक हालात कोरोना के भी बन गए, कुछ टांगें खींचने वाली सियासत आ गई, वो उतनी अक्सरियत नहीं थी जिसकी वजह से वो उन सारी बातों में अमल दरामद ना कर सके। लेकिन वहीं पे मुझे ये भी शिकायत है कि शायद हमारे पास जो टीम थी उस टीम ने अपना होमवर्क उस तरह नहीं किया हुआ था। उनको पाकिस्तानी मईशत की फिगर्स जो है उनसे भी वो शायद किसी हद तक वाकिफ़ नहीं थे कि वो उस तरह अमल दरामद नहीं कर सके। और इस गवर्नमेंट का भी यही हाल है, बल्कि उससे भी बुरा हाल है। हमने तो बाहर से मंगवा के भी वज़ीर ख़जाना तो यहाँ पे इस्तेमाल कर लिए, सारा कुछ इस्तेमाल कर लिया, लेकिन स्वाय नुकसान के कुछ नहीं उठा रहे। सर, PTI की जो पहले पोजीशन थी माजी में और रजीम चेंज के बाद की पोजीशन में किस हद तक फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? रजीम चेंज के बाद की अगर बात करें जी तो ये कह लें कि अब हम 100% से भी ऊपर जा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन रजीम चेंज से पहले हम शायद 25% थे। बहुत अच्छी बात है, इतना डिफरेंस मेरी नज़र में है। और वो इसलिए है कि साफ सार है कि उस वक्त हालात ऐसे बन चुके थे, इतनी मैशत के हवाले से भी इतना वो कोई ख़ास कारकर्दगी सामने नहीं थी। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का रिज़ल्ट बड़ी देर से जाके आता है। हमारी अवाम इस चीज़ की आदी नहीं है, वो ये समझते नहीं हैं। वो समझते हैं कि ठीक है एक ऐलान ऐसा हो कि रात को ऐलान हो, सुबह उस पर अमल दरामद हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप किसी मुल्क के लिए, उसकी मईशत के लिए पॉलिसी बनाते तो पॉलिसी वही होनी चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, जो आइंदा आने वाली नस्लों को भी बेनिफिट पहुंचाए। लेकिन हम वो सब्र नहीं कर सकते। उस हवाले से शायद हम उस वक्त PTI की पॉलिसीज़ को भी अच्छा नहीं समझते थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपके सामने ये नज़दीक तरीन है फैसलाबाद की किसी भी मैं समझता हूँ कि टेक्सटाइल के इंडस्ट्रियल वाले बंदे से बात करें तो वो आपको बताएगा कितना डिफरेंस है उस वक्त की मईशत का तो इस वक्त की मईशत के हवाले से। बिल्कुल सर, वजह फरमाया आपने। सर, लास्ट में आप अपने हल्के के लोगों को क्या पैगाम देंगे? वोट, सपोर्ट और हर लिहाज से एक ऑथेंटिक आपका पैगाम क्या होगा? देखिए, मैं अपने PP28 के लोगों को, नौजवानों को, माओ बहनों को एक ही पैगाम देना चाहूँगा कि मैं नहीं कहता कि कोई अरशद बहुत अच्छा कैंडिडेट है। मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि इमरान खान अगर आपकी नज़र में आने वाली नस्लों के लिए कोई अच्छा पैगाम दे रहा है, अच्छी सोच दे रहा है, वो उस सोच के तहत पाकिस्तान को ले कर चलना है तो इमरान खान का साथ ज़रूर दें। जो अरशद का साथ दें या ना दें, आपकी पसंद हो या ना पसंद हो, वो आपकी अपनी जगह पे है। लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं इमरान खान के विजन के साथ हूँ। मैं इमरान खान के विजन के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ और इंशाल्लाह हमेशा खड़ा रहूँगा। और उस विजन को सपोर्ट करने के लिए एक ही तरीका है कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में हम इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाएँ। जी तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद अरशद एडवोकेट साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। एक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वजाहत कर दी हर चीज़ की, अब मुल्की मैशत की भी, मुल्की हालात की भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चौधरी बरादरान का ज़म करना, इस पर भी उन्होंने बड़ी अच्छी राय दी, बहुत अथेंटिक गुफ्तगू की है। एक चीज़ तो हम खुद जानते हैं कि डेरा मीरपुरियां दा
वहाँ कस वाली साइड थी, रोड नहीं था, लोग बड़े हस्तहाल तरीके से रह रहे थे और वहाँ भी प्रॉपर तरीके का रोड जो है वो मंजूर करवाना और बनना, ये भी चौधरी अरशद साहब का क्रेडिट जाता है। और अगर हम बात करें सी पैक की, जिस तरह से लोगों की तरफ से, कुछ मुखालिफिन की वजह से तरफ से ये कहना था, तो ऑब्वियसली ये चौधरी अरशद साहब का एक ऐसा मंसूबा है जिसमें हाजी इम्तियाज़ भी उनके गवाह हैं। जब इन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात की थी और इसी ड्यूरेशन में जब इसकी मंजूरी भी हुई थी। खैर एनी हो, ये वही बातें हैं जो आपके अपने हलके की हैं, आपके अपने जो लीडर की हैं, आपके अपने उस लीडर की हैं जिन्होंने अपने हलके की खिदमत पेश की हैं, और ये सिलसिला आज भी जारी व सारी है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक ले इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।